अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, मैं आपके सामने आज PCHS गर्ल्स कॉलेज 2021 के पेपर के MCQs का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस लॉकडाउन कंडीशन में अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपका अपना पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर होगा, अपनी पढ़ाई पर होगा। और याद रहे बेटे, कोविड के डेज भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे और एक हैप्पियर टाइम आपका वेट कर रहा है। इसलिए आपने अपने दिन को ज़ाया नहीं करना है और अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखें। और मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आप इन MCQs से अपने माइंड के हर जाविये को खोलेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करेंगे, जो इंशाल्लाह आपके लिए आगे जाके बहुत बेहतर साबित होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं सिलसिले का। तो मेरे बेटे, पहला MCQ आपके सामने आ रहा है और ये चैप्टर नंबर 1 डायमेंशन से रिलेटेड है। और ये एंगुलर वेलोसिटी, जो चैप्टर नंबर 4 में आपने सर्कुलर मोशन में टर्म पढ़ी है, जिसका सिंबल ओमेगा हम लोग शो करते हैं, ये उसकी डायमेंशन आपसे मांग रहा है। तो बेटे, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, यानी ये रेशियो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की। तो थीटा आपने एंगल देखा ही है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो यहाँ पे 1 आ गया, टाइम की जगह टाइम ही लिखा और ये टाइम डिवाइड का था, बढ़ जाके -1 पावर हो गई। तो इसकी जो डायमेंशन है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की, वो t की पावर -1। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। बेटा, अगला सवाल भी डायमेंशन से रिलेटेड है और यहाँ पर ये रेशियो मांग रहा है एरिया की डायमेंशन और वॉल्यूम की डायमेंशन की। यानी कि आपको पता है कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और इसका फॉर्मूला L², तो इसकी डायमेंशन भी L² बन गई। और फिर ऐसी वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L³ उसकी डायमेंशन बन गई। और अब ये रेशियो मांग रहा है, एरिया को ऊपर रखना है, वॉल्यूम को नीचे, तो 1/L आ गया और L -1 यानी L पावर -1 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं आगे। बेटा, अगला सवाल चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से आ रहा है, जहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने पढ़ा है, ये दो यूनिट वेक्टर्स ने ले लिए हैं, J क्रॉस J। J वेक्टर याद रखें Y के अलॉन्ग होता है। अब दोनों J हैं तो इनका एंगल 0 डिग्री बनेगा। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि अगर दो वेक्टर आपको दिए हो तो इनका क्रॉस जब लेंगे तो एंगल का साइन लिया जाता है आगे, और जब इनका एंगल 0 होगा तो साइन 0 भी क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। ये मैंने नीचे आपके एडिशन नोट कर दी कि I क्रॉस I भी अगर आ जाए, कि A क्रॉस K आ जाए, तो ये सब आंसर 0 आएंगे और इस ब्लैंक का आंसर भी 0 होगा। नीचे मैंने कुछ एडिशन भी कर दी कि अगर I क्रॉस J होगा यानी डिफरेंट होगा तो इनका एंगल 90 बनेगा और साइन 91 होता है, तो I क्रॉस J में K मिलेगा। यानी मैंने समझाया था आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन। क्लॉकवाइज जा रहे होंगे तो I क्रॉस J K के बराबर, लेकिन उल्टा जाएंगे J क्रॉस I तो -K। ऐसे ही J क्रॉस K करेंगे तो I क्लॉकवाइज, K क्रॉस J उल्टा आएंगे तो -I। ऐसे K क्रॉस I जाएंगे तो J मिलेगा, लेकिन I क्रॉस K अगर गए तो -J मिलेगा। तो इस सिचुएशन को याद रखें, इस टाइप के MCQ पास्ट में बहुत बार आए हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोबारा वेक्टर से रिलेटेड आ गया है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा। और आगे वो मेंशन कर रहे हैं कि दोनों नल वेक्टर नहीं है, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो इट मीन्स इनका जो डॉट प्रोडक्ट 0 आने की वजह है वो सिर्फ एंगल ही है जिनके दरमियान में बन रहा है। तो वो एंगल हम निकालते हैं कैसे, कि ये डॉट भी अगर 0 हमें यहाँ दिया हुआ है तो हमने यहाँ उल्टा 0 रख दिया, और उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई होकर नीचे 0 होगा डिवाइड, और फिर कॉस का इन्वर्स लिया तो कॉस इन्वर्स 0, ये 90 डिग्री आता है। इट मीन्स दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, जब भी इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, इसको याद रखिए। अगला सवाल चैप्टर नंबर 5 से आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू। तो ये तो आपको पता ही है, आपने लॉ भी याद किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम के, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। कि टॉर्क अगर 0 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी का कांस्टेंट हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन पूछ ली है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये बराबर होगा टॉर्क के। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर
5 या 4 से रिलेटेड है, 5 से भी ले सकते हैं इसको, बल्कि 5 में लेंगे कि यहाँ पे टॉर्क की बात हो रही है कि यहाँ पर एक डांसर जो कि डांस करते वक्त अपने हाथ को स्ट्रेच कर लेता है, खींच लेता है, तो इससे उसके एंगुलर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि वो डांसिंग हो रही है और उसमें अगर वो अपना हाथ जो पहले ओपन थे उनको स्ट्रेच कर लेता है, खींच लेता है, हाथ को बंद कर लेता है, तो इस सूरत में आप समझ सकते हैं कि जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा था पहले, तो जब वो घूम रहा था तो उसका टॉर्क, उसके आर्म्स क्योंकि खुले हुए थे तो टॉर्क ज़्यादा बन रहा था। अब जैसे ही, क्योंकि मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है टॉर्क, मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब उसने अपने आर्म्स को सडनली स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया, अपने बॉडी के क्लोज कर लिया, तो क्योंकि वो रुकना चाह रहा है, अपने डांस को ख़त्म करना चाह रहा है, तो इट मीन स्पीड स्लो करने के लिए उसने अपने टॉर्क को कम किया जिसको टर्निंग ज़्यादा दे रहा था। और इट मीन्स अब अगर एंगुलर वेलोसिटी को देखेंगे ओमेगा को, तो वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसने अपने आर्म्स क्लोज कर लिए हैं अपने बॉडी के, तो डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर बिकॉज मोमेंट आर्म कम हो जाएगा। अगला सवाल चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है। 1 रेडियन ये एंगल का यूनिट है और ये कन्वर्जन पूछ रहा है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। तो ये चैप्टर 4 में हमने पढ़ाई है, देखिए 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है और यहाँ से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन आप याद रखें। अब 1 डिग्री अगर होगा तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा, और अगर 1 रेडियन होगा तो 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा। तो पाई से जब डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को तो 57.3 डिग्री, ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने चैप्टर नंबर 4 का आ चुका है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा है बहुत अच्छे अंदाज में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए 35 डिग्री के एंगल पर और वो किसी टारगेट को हिट करे, इट विल हैव द सेम रेंज इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटा याद रखें कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है, एंगल आपका एक्स से भी बन सकता है और वाई एक्सिस से भी बन सकता है। तो अगर एक एंगल 35 दिया हुआ है तो दूसरा एंगल आप 90 में से माइनस करके निकाल लेंगे और उस पर भी रेंज वही आएगी जो पहले वाले एंगल पर आ रही थी। अगर उन दोनों का सम 90 बनता है, 35 एक एंगल दिया हुआ था, हमने क्या किया उसको 90 में से माइनस करा तो आंसर आ रहा है 55 डिग्री। तो 55 डिग्री और 35 डिग्री दोनों एंगल पर रेंज आपकी सेम आएगी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड आ गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक साइकिलिस्ट है जो कि साइकिलिंग कर रहा है सर्कुलर रेसिंग ट्रैक पर और वो स्किड कर जाता है, गिर जाता है। वजह पूछी जा रही है क्यों, क्यों वो स्किड करता है। तो बेटा यहाँ पर बात बहुत सिंपल कि जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा सर्कुलर मोशन में तो यहाँ पे वो एफसी जो है, सेंट्रल फोर्स जो है, वो उसको बढ़ा रहा है, यानी कि वो जो फोर्स टुवर्ड सेंटर उसको खींच रही है वो मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी तो उसकी स्पीड जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है वो बढ़ेगी। लेकिन अब जहाँ पर वो ट्रैक पे चल रहा है उस रोड की अपनी एक फ्रिक्शन है जो कि वो वहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से ट्रीट की जा रही है। तो अब बेटा फ्रिक्शन जब तक होगी उसके पास, यानी कि बैलेंस रहेगा, तो ये स्किड नहीं करेगा। लेकिन जब एफसी वो ज़्यादा बना ले, यानी सेंट्रल फोर्स इतनी ज़्यादा बना ले कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा हो जाए, तो अब नीचे ग्राउंड उसको सपोर्ट नहीं करेगा, यानी वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि वो फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स जनरेट हो चुकी है, तो अब वो स्लिप हो जाएगा, स्किड कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही है कि एफसी ग्रेटर हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी वो इतनी फोर्स जनरेट हो चुकी है टुवर्ड द सेंटर कि उससे उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड हो चुकी है कि वो फ्रिक्शन से भी आगे निकल गया है और अब उसको ग्राउंड सपोर्ट नहीं करेगा और वो यहाँ पे स्किड कर जाएगा। तो एफसी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन से आ रहा है, बहुत ही आसान कि प्रोजेक्टाइल को जब मूव कराया जाता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम किन पॉइंट्स पर होती है। तो ये तो बहुत थ्योरी में आपने पढ़ा है, बार बार न्यूमेरिकल में पढ़ा है कि जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो या हिटिंग द ग्राउंड हो, हिटिंग द टारगेट, इन दोनों पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम कहलाएगी, ज्यादा होगी। तो बोथ ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल नंबर 11 ये आ रहा है चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर 6 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का, कि इट इज
इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ के रेडियस को कम करें, श्रिंक करें और मास इसका वही रहे, तो आप बताइए कि जी पर क्या फर्क पड़ेगा अर्थ के सरफेस पर। तो बहुत ही इजी कि रेडियस और जी का रिलेशन इनवर्स आ रहा है। आप रेडियस को श्रिंक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल भी चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है कि वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ पूछा जा रहा है कितना होगा। तो बहुत ही इजी, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, कि जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते रहते हैं आपने देखा कि वैल्यू ऑफ जी कम होती रहती है। तो अगर हम बिल्कुल उसके सेंटर में चले जाएं तो हमारी जो डेप्थ है वो पूरी अर्थ के रेडियस के डिस्टेंस को कवर कर देगी, यानी रेडियस के बराबर हो जाएगी। हम पहले अर्थ के सर्कमफेरेंस पे थे तो हमारा डिस्टेंस रेडियस के बराबर था सेंटर से, लेकिन अगर हम पूरे सेंटर पे चले गए तो हमने उतना ही डिस्टेंस कम कर दिया और इस सिचुएशन में रेडियस रेडियस कैंसिल हो जाएगा और नई वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाएगी। इट मीन्स जब वैल्यू ऑफ जी जीरो हो गई तो वेट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। चलते हैं आगे। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है, सिंपल पेंडुलम। रेडियो सिलेबस में शामिल है टॉपिक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर एक पेंडुलम का बॉब स्विंग कर रहा हो एसएचएम के साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, तो बताइए किन पॉइंट्स पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये बात बहुत सिंपल कि पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ये एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब आप देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशंस को तो यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मीन पोजीशन। तो इन दोनों पॉइंट्स पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ ये कहलाएंगे एक्सट्रीम पोजीशंस और इन पॉइंट्स पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और जब मीन पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा कि पावर इज इक्वल टू, आपको पता ही कि पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये बन जाएगा वेलोसिटी। तो इट मींस थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 15 भी यहीं पे लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, कि आपने फार्मूला पढ़ा है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बाद में लेप्लास करेक्शन आपने पढ़ा। तो उसके हिसाब से तो आपको फार्मूला प्रेशर दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन मेरे बेटे याद रखें जो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें विंड स्पीड पे डिपेंड करेगी, ज़्यादा होगी स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो हम जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे और उनकी डेंसिटी में भी इजाफा हो जाएगा और प्रेशर का इंक्रीज से उनकी डेंसिटी में भी इंक्रीज आएगा और ये दोनों इंक्रीज कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इट रिमेन्स सेम, यानी प्रेशर पर ये डिपेंड नहीं करेगी स्पीड ऑफ साउंड। तो ये प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड जो आपने पढ़ी है चैप्टर 8 के अंदर। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है क्वालिटी या टिम्बर, इसको टिम्बर भी कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ सेम पिच एंड इंटेंसिटी, यानी सेम पिच और इंटेंसिटी के जो आवाज़ें हैं उनके दरमियान फ़र्क को महसूस करने की प्रॉपर्टी को हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहेंगे। इट इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। बेटा अगला एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका है कि ये एक बॉडी मूव कर रही है अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और इसने दो चक्कर, ये डायग्राम तो खैर मैंने खाली समझाने के लिए आपको दिखाई है, ये डायग्राम इस क्वेश्चन की डायग्राम नहीं है, इसे समझने के लिए आपको दिखाया गया कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रही है तो अगर ए से चली तो दोबारा ये ए पर ही आ रही है। इस सवाल के हिसाब से उसने दो चक्कर कंप्लीट कर लिए, ए से स्टार्ट करा एक, ए से स्टार्ट करा दोबारा ए पर आ गई, तो दो चक्कर जब कंप्लीट करे तो आप देखें तो जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो नहीं किया, जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहीं पर ही आ गई जहां ये पहले थी। पॉइंट ए से स्टार्ट करा, पॉइंट ए पर ही वापस आ गई। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो अभी कोई भी रेशियो बना ले, द रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पाथ जैसे जैसे दो चक्कर उसमें लगाए तो 2πr का डबल हो सकता है, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए जब रेशियो बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखेंगे कवर्ड पाथ को नीचे, तो आंसर आपका जीरो ही आएगा क्योंकि वो वहीं पर ही वापस आ गई जहां से उसने स्टार्ट लिया था। तो इसका आंसर जीरो होगा। चलते हैं आगे।
नंबर 18 आ रहा है, चैप्टर 6 से ही आ रहा है कि एक होल उन्होंने ड्रिल किया है थ्रू द अर्थ अलोंग द डायमीटर, यानी डायमीटर अर्थ का है लाइन, उसके उसके समझ लें साथ ही उन्होंने ड्रिलिंग करके होल बनाया, यानी कि वो डायमीटर अर्थ के सेंटर से पास करेगा, और एक स्टोन को ड्रॉप किया। तो व्हेन द स्टोन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट सी बात है सेंटर तक पहुंचेगा, तो उस वक्त ये पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। तो पीछे हमने देखा कि वेट तो जीरो हो जाता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो हो जाएगी, सेंट्रल फोर्स भी जीरो हो जाएगी। तो इट मीन एक चीज बचेगी, मास, क्योंकि मास वो कैरी करेगा उस सेंटर पर, मास खत्म नहीं होगा, तो मास इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों चीजें उसकी जीरो हो जाएंगी। चलते हैं आगे। नंबर 19 आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा है डॉपलर इफेक्ट साउंड के पोर्शन में, मगर बेटे ख्याल रखिएगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डॉपलर इफेक्ट को साउंड से रिलेट किया गया कि फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आता है वो डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, लेकिन ये लाइट वेव्स पर भी काम करता है। ये जो डॉपलर साइंटिस्ट ने पहले ये इफेक्ट लाइट वेव पर ही बनाया था कि लाइट की फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती है, तो इट मीन्स तो ये अप्लाई होता है बोथ लाइट एंड साउंड वेव। तो याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू बोथ लाइट एंड साउंड वेव। तो इसलिए यहाँ पे इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन हमने उठाया, क्योंकि ओनली सब में ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए नन लिखा है और नीचे एक्सप्लेनेशन दे दी कि दोनों पे अप्लाई होता है, लाइट पर भी और साउंड वेव पर भी। चलते हैं आगे। अगला सवाल नंबर 20 चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने याद कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वहां पे पूछ रहा है ब्राइटनेस के हवाले से पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पता है कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का। तो डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। 21 आ रहा है, जहां पर ये सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है कि अगर उसकी लेंथ को 4 टाइम बढ़ा दें तो बताइए उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर एल अपॉन जी। तो लेंथ अगर 4 टाइम बढ़ाएंगे तो इट मीन्स उसका रूट लेंगे तो डबल हो जाएगा टाइम पीरियड। लेंथ रूट के अंदर है, 4 टाइम बढ़ाई गई तो 4 का रूट बाहर आकर 2 बन गया, तो डबल हो जाएगा टाइम पीरियड अगर आप लेंथ को 4 टाइम करेंगे। चलते हैं आगे। अगला सवाल 22 चैप्टर 1 से आ रहा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये आपने याद किया है कि बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जमीन और सूरज का फासला, इसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। चलते हैं आगे। 23 यहीं पर लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज मूविंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल इट्स एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन। तो ये आपने टॉपिक पढ़ा ही है, इंक्लाइंड प्लेन इस साल शामिल है रिड्यूस सिलेबस में, और आपने एक्सेलरेशन फॉर्मूला ड्राइव किया था इक्वल टू जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है दोनों चीजों पर, एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी डिपेंड कर रही है और एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, तो इसका आंसर बोथ होगा करेक्ट कि जी और एंगल दोनों पे डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन। चलते हैं आगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपके सामने आ गया है, और बेटे यहाँ पर ये आपकी बात कर रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चैप्टर 10 में आपने पढ़ा है कि उसका जो फाइनल इमेज होता है वो कैसा होता है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका फाइनल इमेज मैग्नीफाइड है, लेकिन ये वर्चुअल है क्योंकि आईपीस ने बनाया है, आईपीस वर्क कर रही है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इट मींस वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनल इमेज इसका वर्चुअल मैग्नीफाइड होगा। चलते हैं आगे। 25 आ गया, चैप्टर 2 से आ रहा है वेक्टर। हर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है, तो डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है कि एक ऐसा वेक्टर जिसको डिस्प्लेस कर सकें पैरेलल टू सेल अप्लाइड टू एनी पॉइंट, तो ये कहलाएगा फ्री वेक्टर। ऐसे ही 26 ये पीछे भी ऊपर आया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। 27 चैप्टर 7 से आ रही है, वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन आपने याद किया था कि चैप्टर 7 के अंदर है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें एक वर्डन भी शामिल हो जाता है। तो एक एनर्जी का लॉस दूसरे गेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही है। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलते हैं आगे। 28 ये चैप्टर 3 से आ रहा है, एक न्यूमेरिकल वीएस टाइप का, वहां पर एक हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ है और वो मूविंग अप डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ऊपर जा रहा है इतनी स्पीड से। तो पूछ रहा है कि जो उसका इंजन है हेलीकॉप्टर का वो कितनी फोर्स लगा रहा होगा। तो जितना उसका वेट है
उतनी फोर्स इंजन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3923 न्यूटन। 29 पर आ जाते हैं। चैप्टर 10 से आ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ मांगी जा रही है, जबकि उन्होंने फोकल लेंथ दे दी है ऑब्जेक्टिव की भी और आईपीस की भी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है न्यूमेरिकल के अंदर कि लेंथ इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, दोनों को प्लस कर दिया, 63 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। नंबर 30 चैप्टर 3 से आ रहा है, याद रहे ये इस साल रिड्यूस लेवल शामिल नहीं है, खैर इस पेपर में आया हुआ है, एमसीक्यू देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो जो इलास्टिक और सिर्फ इलास्टिक होगा बेटा यहाँ पर तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होंगे, लेकिन अगर इन इलास्टिक होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इसको आप याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। 31 आ रहा है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो हम सेमी सिल्वर्ड यानी सेमी पॉलिश जो प्लेट लगाते हैं उसका मकसद क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम जो लाइट का एक बीम आ रहा है उसको दो बीम में तोड़ें और दो लाइट के पार्ट जनरेट करें जिनका फेज सेम हो, जो कोहेरेंट हो। तो फेज कोहेरेंस इज द बेसिक पर्पस फॉर डेट सेमी सिल्वर्ड प्लेट। तो फेज कोहेरेंस इज द करेक्ट आंसर। 32 इसी पेज पर है, आए पढ़ते हैं आगे। ये भी कर चुके हैं चैप्टर 4 के अंदर। 32 प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए जहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट उसकी दोनों सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो ये काम न्यूमेरिकल में लोग कर चुके हैं। तो पहले हमने लगाया हाइट का फॉर्मूला, फिर रेंज का फॉर्मूला, दोनों को इक्वल किया, वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, जी कैंसिल हो गया और 2 डिवाइड करते हुए मल्टीप्लाई हो गया। तो ये स्टेप आ गया। फिर मैथ का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, 2 टू द 4 हो गए, एक साइन कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉस 10 हो गया और 10 हो जाके 10 का इनवर्स हो गया। तो 10 इनवर्स 4 इज द करेक्ट आंसर, जहां पर रेंज और हाइट दोनों बराबर हो जाएंगे। चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल सामने आ गया 33, बहुत ही आसान सा है, चैप्टर 3 से आ रहा है। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन में आपने बेटा चैप्टर 3 के अंदर आखिर पढ़ा है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ने वो फोर्स बताई है जो किसी स्फीयर पे लगती है, जो किसी फ्लूइड में ट्रेवल करता है। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन की फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ ईटा उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को शो कर रहा है। तो स्टोक्स लॉ की इक्वेशन है। 34 पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डैश ऑफ एक्सरे, यानी कि ब्लैंक एक्सरेज की मांग रहा है कि यहाँ क्या आएगा? तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, यानी कि आपने ब्रैग्स लॉ पढ़ा है, आपको याद था वहाँ पर रॉक्स सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है हम उसको यूज करते हैं एक्सरेज को डिफ्रैक्ट कराने के लिए। तो यहाँ ये कह रहा है कि किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं एक्स रेज की डिफ्रैक्शन के जरिए। चलते हैं आगे। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बेटे, ख्याल कीजिएगा, ये पास्ट ईयर में काफी बार आ चुका है। यही बात कर रहा है, ये ब्लैंक है चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड बेटा, जहाँ पे आपने एंगुलर स्पीड को पढ़ा था कि ओमेगा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम। तो यहाँ एंगुलर स्पीड मांग रहा है और ये सेकंड हैंड यानी सेकंड वाला कांटा है घड़ी का, ये किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये इसकी स्पीड मांग रहा है एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में। तो बेटा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इस ब्लैंक को कि एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन टाइम। तो अब जब हम सेकंड वाले कांटे को देखते हैं कि एक चक्कर ये कब पूरा करेगा, तो ये एक चक्कर पूरा करेगा जब ये 60 सेकंड कंप्लीट करेगा, यानी कि 12 से स्टार्ट हुआ और दोबारा 12 पे आ रहा है, तो इस पूरे को वापस आने में 60 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। तो एक चक्कर से मुराद एक पूरे रेवोल्यूशन में ये 2 पाई रेडियन एंगल कवर करेगा। तो अगर हम सेकंड वाले कांटे की ओमेगा निकालने जाते हैं तो उसका थीटा तो एक चक्कर के लिए क्या होगा 2 पाई रेडियन, मगर जो टाइम वो एक चक्कर में लेगा वो है 60 सेकंड, कि 60 सेकंड कंप्लीट करेंगे तो 12 पे वापस आएगा। तो अब हमने इनको डिवाइड कराया तो 2 से 60 कैंसिल हो गया, तो π/30 रेडियन पर सेकंड ये सेकंड वाले कांटे की एंगुलर स्पीड आ गई। अब पास्ट ईयर में क्या हुआ बेटे, मिनट वाले कांटे के लिए भी एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका है। तो मिनट वाले कांटे को देखें अगर आप, तो मिनट वाला कांटा ये बड़ा वाला आपको नजर आ रहा है, ये अपना एक चक्कर कब मुकम्मल करता है? जब ये पूरा आपके पास 60 मिनट्स होंगे, यानी 60 मिनट्स ये पूरा करता है तो आपके पास 1 घंटा आपका कंप्लीट होता है। और 60 मिनट्स को पूरा करने के लिए इसको अपना एक चक्कर तो मुकम्मल कर लेगा, लेकिन अब इसको हमें लाना है सेकंड में। याद रखें कि यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में आंसर मांगा जा रहा है,
एक बार फिर देख लीजिएगा, मिनट वाला कांटा 60 मिनट पूरे करेगा तो अपना उसका एक चक्कर मुकम्मल होगा। तो मिनट को सेकंड में ले आए, बाद में कैंसिल आउट करा, तो पाई अपॉन 1800 ये आपके पास आंसर हो जाएगा मिनट वाले कांटे की एवरेज स्पीड का। और ये अगर वो आर के लिए पूछ ले, घंटे के लिए, तो घंटे वाला कांटा तो बेटा आपको देखें 12 घंटे पूरे होंगे तो 12 पे वापस आएगा। तो इस सूरत में मैंने 2 पाई डिवाइड कर दिया 12 आवर से, इसको सेकंड में ले आए और पाई अपॉन 21600 ये मैंने एडिशनल चीजें डाल दी हैं। यहाँ इस ब्लैंक में खाली ये सेकंड वाले कांटे को पूछ रहा था, उसका आंसर पाई बाय 30 होगा। अगर मिनट वाला आएगा तो पाई बाय 1800। चलते हैं आगे। 36 सोन के बारे में पूछ रहा है। सोन इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस होता है बेटा। अब यहाँ पे लाउडनेस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो लाउडनेस रिलेटेड है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो हमने इंटेंसिटी को उठा लिया है। 37 बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर वो रेस्ट में रहे या मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। 38 रिलेटेड है चैप्टर नंबर 9 से, डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है उसको हम एक और नाम दे सकते हैं। तो वो नाम क्या होगा? वो नाम होगा मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन। वजह उसकी कि आपने जैसे डबल स्लिट को पढ़ा तो उसमें 2 स्लिट थी। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, ऐसे बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, 1 मीटर के अंदर 1000 स्लिट्स होती हैं, तो मल्टीपल स्लिट्स इसका नाम दिया जा सकता है। तो मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन इसको हम कह सकते हैं। तो इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये एमसीक्यू में पास्ट ईयर में आ चुका है कि आपको वेट दिया हुआ है एक आदमी का और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, 4 मीटर की हाइट, 3 सेकंड में उसने कवर करी। बताएं उसने पावर कितनी यूज करी? तो लगा दिया पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर ये ऊपर गया तो उसकी पावर वर्क बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के mgh, और वेट आपको दिया हुआ, वैल्यू पुट करी, हाइट रखा, टाइम रखा, तो 800 वॉट इसने पावर कंज्यूम करी है ऊपर जाने में। इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नंबर 40 आपके सामने आ रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बार बार आप पढ़ चुके हैं। उसने फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला मांग रहा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। इट इज द करेक्ट आंसर। 41 ये रेडियो सिलेबस में शामिल नहीं है या है, खैर पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम ऑस्किलेट कर रहा है विद एसएचएम, टाइम पीरियड टी। अब यहाँ ये बात याद रखो बेटा कि ये पेंडुलम वाला सिस्टम नहीं है बल्कि स्प्रिंग मास सिस्टम है। इसके टाइम पीरियड फॉर्मूला नीचे मैंने मेंशन कर दिया अलग से, टी विल 2 पाई अंडर एम अपॉन के, यानी इसका टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है। पेंडुलम वाले केस में ब्लैंक आ चुकी तो वहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करता, इसे वर्ब को रिप्लेस कर दें, टाइम पीरियड वही रहेगा। मगर यहाँ मास पे डिपेंड करता है। आप इस मास को डबल करने जा रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड √2 टाइम बढ़ जाएगा, और √2 की वैल्यू 1.41 है, तो 1.414t इज द करेक्ट आंसर। बेटा एक बार याद रखिए कि यहाँ पर इस पेपर में 42 ब्लैंक्स होनी चाहिए। एक ब्लैंक मैंने नहीं लिखी, वो रिपीट हो गई है, 2 बार आ गई थी, इसलिए मैंने 41 पे लाकर इसको क्लोज कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे मैंने आपके सामने तमाम एमसीक्यूज डिस्कस करे। वजह उसकी ये थी कि तमाम चीज़ें आपकी रिफ्रेश हो जाएं और ये सब चीज़ें एक बार आपके सामने दोबारा से आ जाएं। याद रहे बेटे, सेक्शन ए जो आपके एग्जाम का है ये 42 मार्क्स का है। 42 मार्क्स आर वेरी क्रूशल, और एक एक नंबर का ये एमसीक्यू है जो एट द एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकता है। तो आपने इस पे वर्किंग करनी है, टाइम को ज़ाया नहीं करना है, और कोशिश करें कि जो जो चीज़ आपको दिखाई जा रही हैं इसको खुद भी सर्च करें और मुतमईन हों। जब आप मुतमईन हो जाएं तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा कि आप पुरअतमाद रहेंगे। तो हर एमसीक्यू जो इस वीडियो में आपने देखा इसको आप खुद भी सर्च आउट करें और मुतमईन हो जाएं, तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी वर्कआउट इसमें से जो है चीज़ें एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए। आप इसको लाजमी बार बार रिपीट करें एमसीक्यूज को, और वक्त ज़ाया ना करें। इस कोविड लॉकडाउन सिचुएशन में चांद आप ये समझें कि आपके पेपर लाजमी होने हैं और आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना है, इसको यूटिलाइज करना है और एक दिन से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।